आओ जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये प्रैक्टिस पेपर है इस साल का। ठीक है ना। और अब तो इसको भी सेक्शन वाइज दिया गया है, तो ध्यान रखना 20 मार्क्स का है। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। कहता है ये आपको टेबल दे रखी है, डेटा आपको ऑलरेडी दे रखा है। कहता है इनमें से कौन सी टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बहुत आसान है, देख के आप बता दोगे कि जो कंट्री टॉप पे है ग्रॉस नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग वो श्रीलंका है। इसके बाद अगले दो क्वेश्चन है असर्शन रीजन, इन दोनों को ट्राई करो। कहता है इनकरेक्ट को मैच करिए और 31st देखो फिर 3030 उसने बोला है आइडेंटिफाई करो करेक्ट इनकरेक्ट मैच। तो बहुत ही आसान है, देख के पता चल गया होगा टेरिटरी सेक्टर एग्रीकल्चर से मैच नहीं करता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने यूज करा था ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। ठीक है ना, ओके। और 1991 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी थी प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। तो असर्शन रीजन आपको बताना है जो आपको ठीक लगे। क्या असर्शन ठीक लग रहा है आपको, रीजन ठीक लग रहा है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी ना, चाहती नहीं थी कि फॉरेन ट्रेड हो। ठीक है ना, तो इसलिए पहले ट्रेड के बैरियर्स लगा रखे थे, व्यापार करने की बाधाएं, है ना, और वो बढ़ा देती थी या कम कर देती थी, जो भी एक चीज है जिससे फॉरेन ट्रेड ना हो। लेकिन गवर्नमेंट ने 1991 में 3 पॉलिसी लाई थी जिसको कहा जाता है एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके तहत हमारा अगर हम देखेंगे तो असर्शन रीजन ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि जो ये जो रीजन है ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसलिए हम कह देंगे कि असर्शन जो है वो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, देखो, या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज। अगर ये बोलता इंक्रीज एंड डिक्रीज तो फिर एक अलग चीज आती। फॉरेन ट्रेड के लिए गवर्नमेंट जो होती है ना, वो कुछ बैरियर्स बढ़ा भी सकती है और कुछ बैरियर कम भी कर सकती है। तो ये बात समझो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसे इंडिया का एग्जांपल तो नहीं ले रहा, यहाँ पे मैंने इंडिया तो नहीं लिखा कहीं पे भी। मैं कह रहा हूँ कि सरकार ट्रेड बैरियर को यूज करती है। क्यों? अगर फॉरेन ट्रेड बढ़ाना हो तो ट्रेड बैरियर बढ़ा, फॉरेन ट्रेड बढ़ाना हो तो ट्रेड बैरियर कम कर देगी। लेकिन अगर फॉरेन ट्रेड बढ़ाना नहीं है तो ट्रेड बैरियर्स बढ़ा देगी, तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है ना। चलो अगला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है केरला के अंदर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है, क्या रीजन है इनमें से, क्या रीजन आपको लगता है, वो रीजन आप बताओ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट समझते हो कि बच्चा पैदा हो रहा है और फिर 1 साल के अंदर कितने मर जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु दर, इस तरीके से कुछ कहा जाता है इसे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले ये समझो, लो होना अच्छा है या ज्यादा होना अच्छा है। क्या क्या होना अच्छा है, लो होना अच्छा है। भाई अगर फॉर एग्जांपल किसी देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, तो इसका मतलब वहाँ 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 1000 में से 30 बच्चे मर जाते हैं। और 20 है, 5 है, तो जितना कम है तो उतना बढ़िया है। तो कम होने का मतलब ये है कि अच्छी हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन, या सॉरी एजुकेशन कह रहा हूँ, हेल्थ अच्छी है। तो कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कमी करता है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा प्रोविजन है हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए भी हो सकता है। और आगे देख लेते हैं, नेट अटेंडेंस रेशो, इससे तो पढ़ाई का लेना देना है, इसका भी कोई नहीं है। क्लाइमेट से क्या लेना देना बच्चे का पैदा होने नहीं होने से, तो ऑप्शन बी ही ठीक है। चले आगे, रिपीट हो गया, ओके। सुनील वर्क करता है एक लॉयर के तौर पर, तो किस सेक्टर में वो काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है, बताओ। बिल्कुल सही, टेरिटरी। क्योंकि वो एज अ प्रोफेशनल वर्कर सर्विस देगा, कोई भी काम है केस वेस पे करेगा, वो सर्विस है, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो सर्विस सेक्टर है। ऑड वन आउट बताना है इनमें से आपको। ऑड वन आउट देखो, एनिमल वेल्थ हो गई, एनिमल को पैसे के तौर पर बार्टर सिस्टम समझते, बार्टर सिस्टम और एक करेंसी। सोने का सिक्का पैसा नहीं है, सीरियल भी बार्टर सिस्टम का पार्ट है, और एनिमल वेल्थ भी लगभग, ये 3 चीजें थोड़ा सा एक काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम का पार्ट हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान सुनना, एनिमल वेल्थ, सीरियल या गोल्ड कॉइन्स, ये बार्टर सिस्टम में यूज किए जाते थे। ठीक है, करेंसी एक मॉडर्न पेपर माना जाता है, तो ऑड वन आउट में हम करेंसी नोट रख सकते हैं। वैसे मन में सीरियल भी है,
क्योंकि एनिमल वेल्थ और सीरियल मोस्ट प्रोबेबली बार्टर सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। और गोल्ड कॉइन्स मैं कह सकता हूँ कि बार्टर सिस्टम में नहीं आता, थोड़ा सा वो पुराना समय, मतलब एक समय आता था जब बार्टर सिस्टम हट गया था, तब लोग सोने की मोहरें इस्तेमाल करना लग गए थे। फिर तो ये प्रॉपर मॉडर्न फॉर्म है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट करूं तो करेंसी सब में सबसे अलग है, क्योंकि वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है आज के टाइम पे। ठीक है, बाकी कहता है फंक्शंस बताइए आरबीआई के। आरबीआई के फंक्शंस सबसे पहला बता दो कोई एक आध। सुपरवाइज द गवर्नमेंट, या फिर सुपरवाइज द बैंक। और बैंकर्स का एक क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकर का बैंक कहलाता है। जितने भी बैंक्स होते हैं ना सारे, उनका ये बैंक कहलाता है। और जितनी सरकार है, सरकार का ये बैंक कहलाता है। इशू करता है करेंसी, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, बैंकर्स को कंट्रोल करता है। ये इवन आपके जो मार्केट है, ये इकोनॉमी है आपकी इंडियन इकोनॉमी, उसमें जो मनी सप्लाई चलता है ना, उसको भी कंट्रोल करता है। ये लिख सकते हो यहाँ पे, लिखना कि क्या कहते हैं, सर्कुलेट या फिर कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कैसे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अपन इंडिया में है, मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो रखा है, यानी कि पैसा ज्यादा है मार्केट में। अच्छा, मार्केट में पैसा ज्यादा है तो ये एक प्रॉब्लम है। आपके मन में सवाल आएगा क्यों? प्रॉब्लम ये है कि मनी का वैल्यू गिरने लग जाएगा। जो चीज ज्यादा, उसका वैल्यू गिरने लगेगा। मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बैंक आसानी से लोन दे रहे हैं, पैसा मार्केट में बहुत है, सब खर्च करने में लगे हुए हैं। इस केस में आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है। अब आरबीआई थोड़ा ना बोलेगी कम खर्च करो, कम खर्च नहीं। बैंकरों को, बैंकर का बैंक है, सब बैंकों को बोलेगी कि तुम जो भी लोन दे रहे हो ना, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ऊंचे दर पर ब्याज दो लोगों को। बैंक के मन में सवाल कि ऐसा क्यों करें भाई, हम अपना नुकसान क्यों करें, ब्याज कमाने का बढ़िया मौका है। बोलेगी कोई बात नहीं, वो बोलेगा मेरा रोटी पानी क्या, फिर मुझे लोन दे दे थोड़े समय के लिए। आरबीआई उससे खुद से लोन ले लेगा थोड़े समय के लिए, जो तू लोन उनको दे रहा है मुझे दे दे, मुझे दे दे थोड़े समय के लिए। और इससे होगा क्या, मार्केट में जो बैंक है वो मनी सप्लाई थोड़ी सी अब होल्ड कर दी उन्होंने, रेट बढ़ा दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने सबने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, इंसान आम जनता, तो ये आई, अभी तक तो सस्ते में मिल रहा था, ब्याज रेट क्या हो गया, बढ़ा दिया इन्होंने। तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे और खर्च करना बंद कर देंगे, और मनी सप्लाई मार्केट में धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अगर मनी सप्लाई बढ़ाना हो, मनी सप्लाई कम हो रहा हो, लोग खर्च ही नहीं कर रहे जेबों से पैसा, तो आरबीआई किसको कहेगा, बैंक को कहेगा कि अब तू अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको थोड़ा कम कर दे, ताकि लोग तुझसे लोन लेने आए और मनी में मार्केट सप्लाई थोड़ी ज्यादा हो। तो ये ऐसे कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है ना। बाकी बैंकर का बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। The goals of development are different for different people and sometimes कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाते हैं। मतलब मेरा जो गोल है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम उसमें प्रॉब्लम कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। और हर इंसान का अलग अलग गोल्स है, आपका गोल अलग होगा, इनका। आप दोनों पेपर देने बैठे हो, हर कोई अलग सोच रहा है कि मैं इतना स्कोर लाऊं, मैं अपना, हर किसी के इंसान के लिए अपना अलग है। तो कह रहा है इस बात पे एनालाइज करो इस स्टेटमेंट को। तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें थोड़ा बहुत, तो हम ये कह देंगे डेवलपमेंट मतलब ये नहीं है कि हर इंसान के लिए सेम है, ये बात हमें पता है। हर इंसान की अलग अलग जरूरत है, हर इंसान की अलग अलग उम्मीद है। तो सबसे पहला हम ये लिख देंगे कि डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। एक एग्जाम्पल लेके बोल देना कि एक लैंड लेस लेबर जो होगा, जिसके पास जमीन नहीं है, वो क्या चाहेगा कि उसको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा दिहाड़ी मिले, ज्यादा से ज्यादा काम मिले। एक फार्मर चाहेगा वहीं पर कि उसकी खेती बढ़िया, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, क्रॉप का बढ़िया प्राइस मिले कल को बेचने जाए तो, या फिर सिंचाई करने के लिए पानी बढ़िया मिल जाए। वहीं पे एक बिजनेसमैन होगा, वो चाहेगा कि ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। तो और वही स्टूडेंट होगा, वो चाहेगा अच्छी एजुकेशन, आपकी अच्छी मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। तो डेवलपमेंट गोल जो हो गए वो डिफर हो गए पर्सन टू पर्सन। और गोल्स कॉन्ट्राडिक्टरी है, बस स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करनी है, वो आपको बता रहा है, बस ये आपको एक्सप्लेन ही करनी है। कह रहा है अगला कि गोल्स कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी। कहता है समटाइम्स एक पर्सन का जो डेवलपमेंट है वो हार्म कर सकता है दूसरे को। जैसे एक फैक्ट्री ओनर है, वो चाहता है एक फैक्ट्री बिल्ड करना प्रॉफिट के लिए, लेकिन बगल में वहीं पर जो गांव का बंदा है, विलेजर, वो अपनी जमीन को लॉस कर सकता है, और साइड बाय साइड वो पॉल्यूशन भी फेस कर सकता है। तो एक बंदा फैक्ट्री खोलना चाहता है, बढ़िया पैसा कमाना चाहता है, बढ़िया मुनाफा है, लेकिन वहीं पे जो दूसरा इंसान है वो देख रहा है यार ये मेरी जमीन के पास आ जाएगा, पॉल्यूशन फैलाएगा,
एक का गोल दूसरे को हार्म कर रहा है, ये बेस्ट एग्जांपल डाल देना। तो डेवलपमेंट जो एक के लिए है तो हो सकता है वो डेवलपमेंट दूसरे के लिए ना हो, ठीक है ना। बाकी नॉन मटेरियल गुड्स गोल्स जो होते हैं ना वो भी मैटर करते हैं। नॉन मटेरियल गोल जैसे रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट देना किसी को, फ्रीडम देना, सिक्योरिटी देना। तो इसलिए डेवलपमेंट इज ऑल नॉट, इट्स नॉट ओनली अबाउट इनकम, इट इज ऑल्सो अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये सारी बातें लिख सकते। कहता है कुछ तरीके बताओ बेरोजगारी दूर करने के लिए, कि बेरोजगारी कैसे दूर कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले कि हम लोग क्या कहते हैं कैसे बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। तो 5-6 पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला क्या कि छोटे स्तर पर इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। जो छोटे स्तर पर गांव में हम इंडस्ट्री डालेंगे तो लोग खेती बाड़ी के अलावा छोटा मोटा इंडस्ट्री पे ज्यादा काम करेंगे, तो लोगों को रोजगारी थोड़ी ज्यादा मिल सकती है। इससे गांव के अंदर कंक्लूजन भी लिखना, सबसे पहले पॉइंट लिखना कि क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखना, प्रमोट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हो। इट रिमूव्स द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक गांव की अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेगी। दूसरा, इम्प्रूव एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हम एजुकेशन अच्छी दें लोगों को, स्किल ज्यादा अच्छी। देखो एजुकेशन मैटर करती है, आप सब लोग इस टाइम पे एजुकेशन ले रहे हो बट यू डू नॉट हैव स्किल्स। आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज जाके आपको क्या होगा ना कि जब आप बैठोगे तो प्रैक्टिकली पढ़ाई तो वहां भी चल रही है, लेकिन साइड बाय साइड वो कॉलेज ना आपको स्किल्स इंप्रूव करने के लिए मौका देगा कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो वो एक चीज होती है। तो साइड बाय साइड क्या, इंप्रूव एजुकेशन, स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। देखो अगर किसी इंसान के पास स्किल्स है ना, एजुकेशन फिर भी थोड़ी बहुत कम है तो चल जाएगा। आप आगे जाके इंटरव्यू दोगे, कोई बोलेगा क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है। ये आज से 15-20 साल पहले एक अच्छी बात हुआ करती थी कि अरे वाह आप 12th पास हो, आप कॉलेज पास हो। लेकिन आज के टाइम पे 12th अगर किसी ने नहीं कर रखी या कॉलेज नहीं कर रखी तो वो बेइज्जती के लिए तो बहुत बेकार चीज है। कह रहे तू आज का हो के तूने 10वीं 12वीं नहीं कर रखी, और कर रखी है तो कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है कि ठीक है तो सबने तो कर रखी, तो तूने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये हिसाब किताब है। तो इम्प्रूव एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इससे क्या होगा, स्किल ट्रेनिंग, अगर स्किल्स आपके अंदर ज्यादा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी, क्योंकि स्किल्स एक ऐसी चीज है जो सबके पास नहीं होती। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो मोस्ट ऑफ द लोगों के पास होती है। तो एक पर्सन विद स्किल्स एंड प्लस एजुकेशन, तो स्किल्स अगर उसके पास एक कला है कोई भी चीज करने की जो दूसरे के पास नहीं है, तो इंसान उसको पे करेगा कि मेरे को करके दे। तो इससे पैसा ज्यादा अच्छा कमाया जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करो कि अपने आप को काम दो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रखो, खुद से एक दूसरे को काम है, आत्मनिर्भर बनना। उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, सरकार ने स्कीम्स निकाली जिससे वो आपको लोन देगी, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो भैया खुद से पैसा चाहिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को हम डेवलप कर सकते हैं, और एलाइड एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर के साथ चलती है, जैसे कि सिंचाई थोड़ी बेहतर कर दे। क्योंकि सरकार का काम क्या है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है तो सरकार ये कहेगी भाई खेती कर ले, तो बोलेगा खेती तो कर लूंगा लेकिन चीजें नहीं है ना, सुविधाएं नहीं है, तो इरिगेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। डेयरी का काम थोड़ा इंप्रूव करा सकते हैं, फिशरी या जॉब्स इससे और निकाल सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंड करना पब्लिक सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब अब देखो पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना, ज्यादा ज्यादा सरकारी सेक्टर हो गया, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर तो आप समझते हो प्राइवेट नौकरी वाला, पब्लिक सेक्टर को थोड़ा और बड़ा करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करना। देखो अगर एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, अपने आप डेवलपमेंट आ जाएगी, अपने आप डेवलपमेंट आ जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो, रोड ट्रांसपोर्ट। अगर एक देश का रोड और ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कहीं भी इकोनॉमिक्स में वर्ड कहीं भी लगे ना कि ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इसको ठीक करो, डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे एक ऐसा पॉइंट है जो आप हर जगह ला सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो बेरोजगारी, आबादी ज्यादा है, वैसे ही आप बोलना कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है, जैसे रोड की कंस्ट्रक्शन, रेलवे, इम्प्लॉयमेंट बनाना, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो। दूसरा, इंडस्ट्री को और प्रमोट कर सकते हो, ठीक है ना, जिससे ज्यादा फैक्ट्री होंगी, ज्यादा नौकरियां निकलेंगी। बाकी इसके बाद बोल देना कि सरकार ने कुछ स्कीम्स भी ला रखी है, मनरेगा की बात कर देना, और स्किल इंडिया मिशन जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का मौका देता है लोगों को स्किल्स इंप्रूव करके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है ट्रेजरी सेक्टर की एक्टिविटी बताओ। तो आप बोलते हैं ना इसके अंदर एक्टिविटीज जहां पर सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, गुड्स नहीं होते, एक्टिविटीज कौन कौन सी आ सकती है, नाम 5-6 याद रखना। जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, या फिर कोई ट्रेड और टूरिज्म।
ये पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। बाकी उसने बोला है कि एक्टिविटीज बताओ, तो ये सारी एक्टिविटीज चलती है, लेकिन 5 नंबर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस लिख देना कि टेरिजरी सेक्टर से ये सर्विस ही नहीं देता। इंडिया में हम और कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जीडीपी का बहुत बड़ा शेयर टेरिजरी सेक्टर है और सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेवा। अगर प्राइमरी सेकेंडरी कनेक्ट होने कौन करता है, टेरिजरी ही तो करता है, ट्रांसपोर्ट करके प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट एक लार्ज पॉपुलेशन को। हालांकि मोस्टली इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी किसमें है, प्राइमरी के अंदर ही है, खेती बाड़ी ही काम कर रही है और अच्छा खासा जीडीपी का शेयर टेरिजरी से ही आता है। तो ये कुछ पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आप देख रहे हो ये क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की यहाँ पे मेरे ख्याल से बात करिए, ऊपर दिख के आ गया आपको, ठीक है ना। तो अब इसने यही बोल दिया मेन सोर्स, अगर आपको सस्ता लोन चाहिए तो बैंक के अलावा, तो आप इसमें लिख दोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि ऊपर से दिख ही रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा उसने बोला है कि फार्मर जो है ना वो कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑब्टेन करते हैं, हाउ डिड द फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक। आपको याद है एक संस्था सारे आपस में इकट्ठे हो जाते थे और फिर इकट्ठे होके एकदम से सरकार से लोन लेने, क्योंकि सरकार से छोटा आदमी लोन लेने जाएगा बैंक से तो बैंक बोलेगा भाई गिरवी रखवा, क्या रखेगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जाएंगे तो उनके पास गिरवी रखने के लिए चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है ना, तो सरकार उन पर थोड़ा, बैंक उन पर थोड़ा ट्रस्ट भी कर लेगा। तो आप उसमें ये लिखोगे कि कोऑपरेटिव एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट मेंबर से, जो भी वो क्या कहते हैं अपने मेंबर्स हैं जो भी कोऑपरेटिव्स में, और उन डिपॉजिट्स को वो कोलेटरल के तौर पर जमा करा देते हैं ताकि उन्हें बड़ा लोन मिल सके। ये पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसे लोन मिल सकता है। यहाँ पे आप कहीं लिखा हुआ हो तो बता सकते हो उसी को रिलेटेड करके कि हाँ देखो, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट मेंबर्स, और ये डिपॉजिट को वो कोलेटरल के तौर पर मिलते हैं जिन्हें उन्हें लार्ज लोन मिल सकता है बैंक से। तो ये पॉइंट मिल गया इसमें से, ठीक है ना। बाकी फार्मर की कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे चलती है और लोन कौन कौन से ऑफर्स मिलते हैं, तो ये वाला ऐसा पार्ट होगा जो थोड़ा सा उसके अलग बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है अपना दैट इज कि क्या कहते हैं ये वाला कि हाउ डज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे वो ऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, और एक्सप्लेन करो कौन सा वो लोन ऑफर करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो कि सबसे पहला तो मेंबर्स अपने सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, पूल देयर मनी, पूल मतलब वो इकट्ठा करना, POOL पूल है ना, पूल बनाना ना, तो वो पूल करते हैं मतलब सारे सब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद वो लोन लेने जाते हैं बैंक से। अच्छा, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, गिरवी रखने के काम आ जाता है कुछ चीजें। फिर सर बैंक से लोन लेते हैं, बैंक उन्हें लोन दे देती है, वो सारा पैसा आपस में बांट लेते हैं, और जब क्या कहते हैं रीपेमेंट कर देंगे उस लोन की तो नए लोन ले सकते हैं वो। बाकी टाइप्स कौन कौन सा लोन वो ले सकते हैं, तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए, कोई सामान वामान लगाना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक खरीदना है, रॉ मटेरियल, ये सब चीजें। लोन चाहिए कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद लोन चाहिए एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए, कभी कभी चाहिए रहता है एग्रीकल्चरल ट्रेड आगे जाके करना हो, या फिशरी लोन मत्स्य पालन के लिए, या कंस्ट्रक्शन घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो अलग अलग चीजों के लिए लोन लिया जा सकता है। बाकी कोऑपरेटिव लोन क्यों फायदा देता है ये लिख देना। बाकी ये कुछ इसके मैंने ये वाले क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई कर लो। पहले आप चाहो अपनी कॉपी में ऑप्शन लिखते चलो, देखना अब आपका क्या सही हो रहा है। और आप सारे मतलब एक ये पूरा पेपर एक तरीके से ट्राई करो और देखो कि 20 में से कितना आप एटलीस्ट मुझे बता पा रहे हो। 29 से देखते हैं। सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? क्योंकि ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है एक्चुअल रिक्वायरमेंट से, ठीक है। वैसे ये डिसगाइज्ड कहलाती है, ठीक है ना। फ्यूअर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअल, नहीं ये तो गलत है, और इससे हमें ए भी गलत नजर आ रहा है। वर्कर्स आर पेड मोर, नहीं नहीं। जॉब्स आर गिवन ओनली टू हाईली एजुकेटेड वर्कर। ए या डी, आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसका? क्योंकि ए भी तो हो सकता है कि ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है एक्चुअल रिक्वायर्ड के, लेकिन अच्छा ये तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी माफ करना है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट तो वही होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहां पर ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं जितने की जरूरत है। तो ऑप्शन ए ही है, ठीक है ना। चले उसके बाद 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में आपको क्या कहता है? कहता है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग पर कैपिटा, मतलब एक तरीके से कौन सा पॉइंट है जो लिमिटेशन बताता है पर कैपिटा इनकम को यूज करके। तो क्या पर कैपिटा इनकम क्या क्या चीज बताती है? तो क्या ये इक्वल या अनइक्वल इनकम बताता है, कितने लोगों में बटी हुई है?
ठीक है, और द ओनली मेजर नीडेड टू अंडरस्टैंड अ कंट्रीज डेवलपमेंट इज पर कैपिटा इनकम। ये दोनों ही पॉइंट्स गलत है अगर हम ध्यान से देखें तो। इट गिव अ बेसिक आइडिया, इकोनॉमिक आइडिया अबाउट वेल बीइंग बट हाइड्स द इनकम इनइक्वालिटी। ये आपको एक बेसिक क्या कहते हैं आइडिया देता है इकोनॉमिक वेल बीइंग का, बट ये इनकम इनइक्वालिटी जो लोगों में जैसे पैसा बराबर बंटता नहीं है, क्योंकि देखो ये आपको एक्चुअल में ये बता देगा कि इकोनॉमी कितना बढ़िया चल रही है। अगर पर कैपिटा इनकम हम निकाल रहे हैं तो हमें ये बता देता है कि एक देश कितना बढ़िया कमा रहा है, किसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना हर इंसान उतना ही कमा रहा हो। उस देश के अमीर की वजह से, अमीरों की वजह से उस देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है। एक्चुअल में तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग बहुत कम कमा रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, और इट ओनली रिफ्लेक्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एंड डज नॉट कंसीडर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बताता है एक कंट्री की, और ये बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर नहीं करता। इंडस्ट्रियल फैक्टर के साथ साथ और भी फैक्टर हैं, ये तो सिर्फ सेकेंडरी की बात कर रहा है, ये पॉइंट तो गलत ही है बिल्कुल। ठीक है ना। बाकी कौन सा पॉइंट है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक बढ़िया लिमिटेशन है समझ पर कैपिटा इनकम की। इट शोज हाउ इक्वली और अनइक्वली इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द कंट्री। ये दिखाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन नहीं हुई है और ये गलत है ये पॉइंट। तो जो हमें बताया गया कि एक लिमिटेशन बतानी है ना हमें, तो लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ये तो इक्वल और अनइक्वल इनकम थोड़ी ना बताता है। ये तो पॉइंट गलत ही है। ये पॉइंट इसकी लिमिटेशन भी नहीं है, आप समझो, ये पॉइंट इसकी लिमिटेशन भी नहीं है। ओनली मेजर नीड टू अंडरस्टैंड अ कंट्रीज डेवलपमेंट इज पर कैपिटा इनकम। ये भी लिमिटेशन नहीं है जी पर कैपिटा इनकम निकालने की। पर कैपिटा इनकम हेल्थ एजुकेशन ये सब फैक्टर इग्नोर करता है, लेकिन ये सिर्फ एकमात्र तरीका है देश की पर कैपिटा इनकम समझने का। ये नुकसान थोड़ा ना है इसका। हमें कोई ऐसा पॉइंट बताए जहां हमें ये लगे कि ये पर कैपिटा इनकम के नुकसान की बात कर रहा है या लिमिटेशंस की बात कर रहा है कि पर कैपिटा इनकम में ये चीज नहीं हो पाती, तो वो ज्यादा बढ़िया है। ये सिर्फ बेसिक आइडिया देता है इकोनॉमिक कितना बढ़िया चल रहा है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी को ये हाइड कर देता है। समझ रहे हो मतलब, समझो आप, आपको उसने बोला है कौन सा इसमें से कंपेयर, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें बाकी देशों के साथ, तो उसमें पर कैपिटा इनकम ढंग से काम नहीं कर पा रहा। तो ये सिर्फ आपको ये बता देगा कि एक देश कितना बढ़िया है उसका पर कैपिटा इनकम, लेकिन एक्चुअल में इनकम इनइक्वालिटी नहीं बताता कि अमीर ज्यादा कमा रहे हैं गरीब कम कमा रहे हैं। सी पॉइंट इसका आंसर होगा, आपको मतलब समझना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following example best demonstrate how a tertiary sector support both primary and secondary। फार्मर ग्रो करते हैं सब्जियां और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगता और स्टोरेज इन्वॉल्व नहीं है, तो पॉइंट ही गलत है। एक फैक्ट्री शू बनाती है रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके और क्रिएट करती है प्रोडक्ट, रिलाय करती है ट्रांसपोर्ट पे और रिटेल स्टोर्स पे ताकि वो बांटे, ये सही लग रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और रिटेल स्टोर सर्विस का काम करते हैं। कोई भी रिटेल की दुकान होती है वो माल नहीं बेच रही है, लेकिन वो गुड्स नहीं गुड्स बेच रही है सॉरी, लेकिन वो सर्विस वाला काम कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उनको सिर्फ लाया दिया तो ये सर्विस हो जाती है। ये पॉइंट सही लग रहा है। एक बेकरी बेक करती है ब्रेड, यूज करती है डिलीवरी सर्विस ताकि वो ब्रेड को लोकल शॉप्स को बेच सके बिना कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि कच्चा माल तो चाहिए रहता है। उसके बाद एक कंपनी प्रोड्यूस करती है फर्नीचर फ्रॉम वुड बट डज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है, चलें आगे। बाकी इसका आरबीआई आंसर था बेटा, ठीक है ना, क्योंकि करेंसी नोट्स इशू करती है आरबीआई। पर्सन जेड ने ट्राई करा कि वो एक्सप्लेन करे रिक्वायरमेंट ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक बार्टर सिस्टम में जो लिमिट करता है ट्रेड और एक्सचेंज को। सही बात है, तो कौन सा इनमें से जस्टिफिकेशन, मतलब उस बंदे ने एक्सप्लेन करा है कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है और वही चीज हमारे लिए थोड़ी लिमिट करती है ट्रेड और एक्सचेंज को। तो हम इसको समझते हैं कि ये ट्रेड को मुश्किल बनाता है हर पर्सन को, वो जो है ईच पर्सन मस्ट हैव व्हाट द अदर पर्सन वांट्स, लिमिटिंग द पूल ऑफ पोटेंशियल ट्रेड पार्टनर्स कह सकते हैं। जो बार्टर सिस्टम है वो अलाउ करता है ज्यादा बढ़िया चलने में क्योंकि दोनों पार्टी नहीं, ठीक है ना। It increase the number of exchange because each person नहीं, the system create value for goods by ensuring both partners नहीं। ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये ट्रेड को थोड़ा मुश्किल बना देता है क्योंकि हर इंसान को वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जो वो सही में, मैं उस जिसको जो बेचना चाह रहा हूँ वो भी वही मुझसे खरीदना चाह रहा हो,
तो ऑप्शन ए इसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि इससे जो है ट्रेड पार्टनर्स मिलने कम हो जाते हैं, मुश्किल पड़ जाते हैं। 34वें का क्या आंसर लिखा आप लोगों ने? 34। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हम बढ़ाएंगे, जैसे आपने कहा डी, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट मिल रहा है, तो इससे ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सही लग रहा है। कल्चरल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस, कल्चरल एक्सचेंज और अवेयरनेस के साथ सेकंड के साथ थर्ड, हाँ तो ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिस बढ़ेगी तो सही है। और थर्ड वाले का सेकंड है टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस, तो उससे ट्रेडिशनल जॉब्स खो जाती हैं और ऑटोमेशन जो होती है चीप लेबर का वो भी चला जाता है। उसके बाद फोर्थ को फोर्थ से मिला रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी बढ़ेगी, लार्ज कंपनी डोमिनेंट हो जाएगी ग्लोबल मार्केट में, सही है, ठीक है ना, ये पॉइंट सही थे। चलो अब इसके बाद थोड़े इन क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं पब्लिक सर्विस की यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब एबिलिटी, कैपेबिलिटी। कह रहा है इवेल्युएट करो पब्लिक सर्विस को जहां पर वो वेल बीइंग होता है इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के लिए, मतलब हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं, पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं जिससे जनता को फायदा पड़ता है या क्या क्या उनको सुविधाएं मिलती है वो बता दो। तो बेसिक जरूरतें, पब्लिक फैसिलिटीज, बेसिक संसाधन जो आपको मिलता है ना, जो हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, साफ पानी, सैनिटेशन, ये सब चीजें हो गई, ठीक है ना। एक पहला बेसिक जरूरतें जो होती है ना वो आपको मिलती है पब्लिक जन सुविधाएं से। दूसरा, इनइक्वालिटी कम होती है इससे। कोशिश तो सरकार का यही है कि भेदभाव खत्म हो, हर इंसान को बराबर चीजें सुविधाएं मिले, ठीक है ना। इससे डेवलपमेंट आती है, क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी को ठीक नहीं करोगे जो आपके देश में है, तब तक आप विकास नहीं कर सकते। दूसरा, सोशल, समाज में सोशल सिक्योरिटी हर इंसान को मिले, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बेहतर हो। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं पब्लिक सर्विस के। सैंपल पेपर से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो थोड़ा पढ़ लेना, हर क्वेश्चन को रीड कर लेना और हर एक आंसर को देख लेना। 36 कहता है अगर हम एक्सपेंड करते हैं एक्सेस ऑफ लोन इन फॉर्मल सेक्टर तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट लोन जो है ना वो एक्सेसिबल हो हर किसी को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। देखो, हम फॉर्मल सेक्टर में चाहते हैं कि जो एक्सेस है, एक्सेस मतलब किसी चीज को पा लेना, वो बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें, लेकिन जो लोन है वो हर किसी को एक्सेसिबल भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर्मल सेक्टर में एक्सेस करना लोन का वो भी जरूरी है, ठीक है ना, बट इट इक्वली क्रिटिकल दैट दीज लोन आर एक्सेसिबल टू ऑल पीपल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। बस इस बात को जस्टिफाई करनी कि लोन हर इंसान को मिल सके। देखो, फॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स होते हैं जो सरकार देती है उसमें लो इंटरेस्ट रेट होते हैं, पहला पॉइंट। इससे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है मनी लेंडर्स के द्वारा उससे इंसान बच जाता है। दूसरा, लोन अगर एक्सेसिबल है तो फार्मर सीड्स खरीद सकता है, स्मॉल बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तीसरा, आपका नेशनल डेवलपमेंट बढ़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा इनकम और आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा। बस इसी बात को, जो इसने बात लिखी थी ना कि फॉर्मल सेक्टर में लोन का एक्सेस बढ़ना चाहिए, उसी को आप एक्सप्लेन कर दो। कहता है 3 फैक्टर बताओ जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ में। ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ मतलब जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को ग्रो होने में मदद करा है। तो ग्लोबलाइजेशन बाहर के देश जब भी आएंगे ना, जब इंडिया में कुछ अच्छा नजर आ रहा होगा या इंडिया में कुछ लग रहा होगा कि हाँ और ग्लोबलाइजेशन करो। एक स्टार्टिंग में एक कंपनी आ गई बाहर से तो ठीक है, कोई है नहीं इसलिए आ गई ग्रो, लेकिन वो और ज्यादा कंट्रीज कैसे आएगी जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। मैं बोला था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह यूज होगा। जब आपका इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे। जब लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आप लगाओगे, सरकार छूट देगी, बाहर से लोगों को बोलेगी आओ, सरकार का बहुत बड़ा रोल है, सरकार अलाउ करे कि आओ यार व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टैक्स मत देना, कोई दिक्कत नहीं, आओ करो, देश का डेवलपमेंट अच्छा हो, ठीक है ना। और यहाँ पर एम्प्लॉयड लोग, स्किल्सफुल लोग बहुत हो, तभी तो बाहर के देश आके यहाँ पे काम करना चाहेगा, ठीक है ना। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है, ये आपको बोलता है एक रिसर्च रिसर्च स्टूडेंट स्पोक विद 2 पर्सन एम और एन, और वो अपने वर्क रिलेटेड डिफरेंस से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है और ऑर्गेनाइज में, तो आपको क्या कहता है की डिफरेंस बताओ, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको डिफरेंस बताना है। ऑर्गेनाइज में रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के साथ, अनऑर्गेनाइज में गवर्नमेंट के साथ आप रजिस्टर्ड नहीं होते, उसमें आप लेबर लॉ फॉलो करते हो। ऑर्गेनाइज्ड में यहाँ कोई आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी फिक्स, या कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है आपके, कि आप पेड लीव नहीं मिलती आपको, कि आप लीव लिए और उसका भी पैसा आपको मिले, पैसा कट जाएगा आपका।
ऑर्गेनाइज्ड में आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, अगर आप लीव ले रहे हो तो पैसा भी मिलेगा, जॉब की सिक्योरिटी है, रेगुलर सैलरी है, ये सब फायदे हैं। इसके अपोजिट में ही प्राइवेटाइजेशन पॉजिटिव भी अफेक्ट करता है, नेगेटिव भी अफेक्ट करता है। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो आर्ग्यूमेंट के साथ, मतलब कुल मिला के पॉजिटिव, प्राइवेटाइजेशन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। प्राइवेटाइजेशन मतलब चीजों को और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कर देना। फायदा यह है ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे, लोगों के घरों से पैसा निकलेगा, नौकरियां निकलेंगी, लोग बढ़िया ग्रो करेंगे, देश डेवलपमेंट हो सकता है देश के अंदर। नुकसान ये है कि प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ हर एक प्राइवेट ओनर क्या सोचेगा, प्रॉफिट कमाना, जिससे बेसिक जरूरतें जो है इंसान की उसका नुकसान होगा। कोई भी रेलवे स्टेशन प्राइवेट नहीं है, एक है भोपाल में, भोपाल रेलवे स्टेशन है, वो आप देखोगे वो एयरपोर्ट जैसा नजर आता है, बहुत साफ सुथरा, बड़ा क्लीन है। देखा आपने, गए हो है ना? अच्छा देखा, हाँ है ना? तो वो बड़ा साफ सुथरा है, वो एक ही है, उसके अलावा तो बाकी सब गंदे हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन साफ नहीं है, पर वो कुछ अलग ही है, वो सारा प्राइवेटाइजेशन है, वहां पे सारी चीजें प्राइवेटाइज है। तो एयरपोर्ट्स भी मोस्टली प्राइवेटाइज है, एयरलाइंस तो है ही, चलो वो तो अलग बात है। तो जहाँ चीजें प्राइवेटाइज है ना, वहाँ पैसा ज्यादा है, कुल मिला के ये बात है। और जहाँ सरकारी है वहाँ पैसा कम है, क्योंकि सुविधा मेन है, तो वो फिर लोग उसकी इतना इक्वल रिस्पेक्ट नहीं करते, गंदगी करते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अच्छे तरीके से काम होगा, ठीक है, क्वालिटी सर्विस मिलेगी, सरकार पे बोझ कम होगा और कंपटीशन बढ़ेगा। इसके अलावा बोलना, डेवलपमेंट अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी काम की, ये सब। लेकिन अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो वो लोग सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, वेलफेयर पे फोकस नहीं करेंगे, भला करने का नहीं सोचेंगे, ठीक है ना? या फिर हायर प्राइसेस चार्ज करेंगे सर्विसेज के लिए, मतलब ज्यादा सर्विस देंगे लेकिन पैसा ज्यादा चार्ज करेंगे। दूसरा, जॉब लॉस हो सकती है कुछ सेक्टर्स में, और उसके अगला इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है, भेदभाव बढ़ सकता है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि इससे एफिशिएंसी तो बढ़ती है, लेकिन इससे पब्लिक, सबसे एक पॉइंट में अगर आपको बोलना हो तो बोलना कि इट इम्प्रूव डेवलपमेंट या एफिशिएंसी, बढ़िया काम होता है, बट इट लिमिट्स द पब्लिक इंटरेस्ट, जनता का इंटरेस्ट नहीं आ पाया, क्योंकि हर इंसान के लिए वो एक्सेसिबल नहीं होगा, फिर जो अमीर है सिर्फ वही जा सकेंगे, समझ रहे हो? तो ये मैंने कुछ इसके पेपर्स डिस्कस करे हैं आपके साथ।